नमस्कार। डॉक्टर बनवारी लाल शर्मा के इस नए अंक में मैं मनीष सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार चुनाव संपन्न हो चुके हैं और एनडीए की हुकूमत किसी तरह बन गई है और महागठबंधन थोड़े से अंतर से बहुमत से दूर रह गई। सब लोग अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर रहे हैं और मैं भी चंद मिनट में आपके सामने टिप्पणी रखना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत की हार लोकसभा चुनाव में हुई थी, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है जहां पर एग्जिट पोल पूरी तरह टोटली फेल रहे हैं। 2004 में भी ऐसा हुआ था, बताया जा रहा था वाजपेयी जी की हुकूमत फिर से बनेगी, नहीं बनी। इस बार बताया गया महागठबंधन वो 180 सीट आएगी, किसी ने कहा 150 सीट आएगी, और जिसने कहा कि नेक टू नेक फाइट है उसने भी कहा कि महागठबंधन ही सबसे बड़े दल के रूप में उभरेगी। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस चुनाव से कुछ बातें निकल के आई। नंबर एक, आरजेडी पुनः तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक बड़ी पार्टी बन गई है। 2010 के बाद उनके ग्राफ में लगातार इजाफा नहीं हो रहा था, लगातार एक तरीके से डिक्लाइन की ओर वो लोग जा रहे थे, और बिना किसी के समर्थन से, क्योंकि कांग्रेस की कोई अब हैसियत वहाँ रही नहीं। लेफ्ट की छोटे से पॉकेट, एक छोटे छोटे पॉकेट में लेफ्ट कहीं कहीं मजबूत है, तो खुद के बल पर आरजेडी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक बड़ी पार्टी उभर के आई है। और अगर लोकतंत्र का यही स्वरूप लगातार रहा तो वो सक्रिय भूमिका राजनीति में निभाते रहेंगे। जहां तक महागठबंधन के हार की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट देना, 70 सीट, यह उचित नहीं था। राष्ट्रीय पार्टी है, मजबूरी है, अदरवाइज आरजेडी को मालूम था कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने तो अपने लुटिया डुबोई ही। उनके कारण वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी मुकेश सहनी के नेतृत्व में मल्लाहों की पार्टी, ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, एक जाति की पार्टी बनती है, उनको बाहर करना पड़ा। वो बाहर आ गए, एनडीए को ज्वाइन किया, 4 सीट उन्होंने जीता और 4-5 सीट पे वो जितवाया भी एनडीए को। इस चुनाव में तो एक एक सीट का महत्व है, बहुत महंगा पड़ रहा है ये, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बात, उसके कहने के पहले ये मैं कहूंगा कि जिन्ना की जहरीली सोच के कारण हिंदू महासभा का निर्माण हुआ था, ठीक उसी प्रकार आज संघ परिवार के कारण मुस्लिम आरएसएस पैदा हो गया है। वैसे साहब तेलंगाना में 7 सीट पे लड़ते हैं, उसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया में घूम घूम के जहां जहां मुसलमान हैं वहां पे वो चुनाव लड़ते हैं। संघ परिवार की जो दशा दिशा आजकल है, जिस तरह आक्रामक रुख एक धर्म विशेष पर अपनाए हुए है, लगातार उसे टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में उनको गांधीवाद का पाठ पढ़ाना हमारे जैसे लोगों के लिए संभव नहीं है, और वो वैसे को झुकते जा रहे हैं। वो जलीकट्टी भाषा में साहब बोलते हैं। मुसलमानों को लगता है कि उनका रहनुमा यही है। वह ये सवाल करते हैं, किशनगंज के मुसलमानों ने पूछा कि आखिर कब तक धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हम कांग्रेस और आरजेडी को वोट देते रहेंगे? पुल नहीं है, पुलिया टूटी है, सड़कें नहीं है, कच्ची सड़कें हैं, ये हाल है किशनगंज का। उन्होंने ये भी कहा कि चलिए हम तब भी दे देंगे, लेकिन ये 36 साल से लगातार एक विधायक जीते, उन्हें हटाया जाए। 16 साल से एक विधायक लड़ रहे हैं, उन्हें हटाया जाए। ऐसा नहीं हुआ, दोनों सीट हार गई। एक एक सीट का महत्व है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बार। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए था। हमारे जैसे लोग जो किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कहीं कोई दूर दूर का नाता रिश्ता किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता होने के कारण हमारा यह स्पष्ट मानना है कि कॉर्पोरेट के हाथों जो देश को बेचने की जो जल्दी है भारतीय जनता पार्टी को, और वो फांसीवाद के जो पैरोकार हैं उन्हें सत्ता में रहने का हक इसके बावजूद नहीं है कि विपक्ष से कहीं कोई उम्मीद नहीं है। अब तो मुस्लिम कट्टरपंथ भी ओवैसी के नेतृत्व में लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फांसीवाद जो बहुसंख्यक कट्टर हिंदुओं के द्वारा फैलाया जा रहा है, मुस्लिम कट्टरपंथ के मूल जड़ में कुछ कुछ ये भी बातें हैं। वो डिफेंसिव हो जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। यहां मैं पक्ष नहीं ले रहा हूं कट्टरपंथियों का। और एक बात और करना चाहूंगा, वैसे तो विपक्षी पार्टियां
लगातार ईवीएम के बारे में जो बोल रही है, मुझे लगता है कि भाई ईवीएम को लेके इतना ज्यादा आपको शक है तो चुनाव हारने के बाद ही ये क्यों नजर आता है? चुनाव जीतने के समय तो आप कुछ नहीं बोलते हो, इसका कारण मतलब आप भी अभी कंफ्यूज हो। अगर कंफ्यूज नहीं हो तो मतदान चुनाव का बहिष्कार करो, वो तो आप करते नहीं हो। मैं ये एक बात जरूर मान सकता हूं, जहां जहां एक लंबे समय तक सरकार रहती है और वो सरकार तानाशाही हुकूमत रहती है, वह डीएम और एसपी को इन्फ्लुएंस करके जहां जहां मतगणना में थोड़े से अंतर से सत्तारूढ़ दल के लोग हार रहे हैं उनको जिताया जा सकता है। और ऐसा 10-12 सीट में हुआ है। 12 वोट से लेके 1,500 वोट के बीच महागठबंधन की पार्टी के लोगों की हार हुई है। वहां शायद मुझे ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल द्वारा इन्फ्लुएंस किया। किशनगंज में या अन्य जगह भी महागठबंधन का थोड़ा सा पीछे रह जाने का कारण यह भी था कि तेजस्वी बाबू कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हैं। कन्हैया के साथ उनको लेना गवारा नहीं था। कन्हैया के साथ रहकर महागठबंधन और अच्छा कर सकती थी, लेकिन इस दुनिया में महत्वाकांक्षा जो न कराए। इसके साथ साथ लालू यादव का जो तथाकथित जंगल राज था, मुझे लगता है सवर्ण समाज आज भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता था सवर्ण समाज के युवा कम से कम तेजस्वी के साथ होंगे, ऐसा नहीं लगा। उन्होंने नोटा को भी नहीं दिया, उन्होंने एनडीए को दिया। दूसरी बात, लालू यादव जो गरीबों के मसीहा थे, ओबीसी के मसीहा थे, दलितों के मसीहा थे, बाद में तो वो केवल यादव और मुसलमानों के मसीहा हो गए। और इस बार भी वह जो चक्र है वो पूरी तरह नहीं टूट सका। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए। और जो हालत लोकतंत्र का हो गया है, यह सड़ता हुआ लोकतंत्र इस चुनाव के बाद और सरांध ही पैदा हो गया। और वैसे भी जिस दुनिया में या जिस समाज में बेचना ही सबसे बड़ा पुण्य, और जहां पे धर्म, आस्था, साहित्य, संगीत, मनुष्य और उसके संबंध पूरी तरह बिकाऊ हो गए हैं, वहां पे इस लोकतंत्र से हम क्या उम्मीद करें? इसलिए हम सभी सामान्य लोगों की एक जिम्मेदारी है कि इसके खिलाफ एक समांतर संघर्ष करना होगा। ऐसा अनवरत संघर्ष जो लोकतंत्र को एक ऐसा लोकतंत्र दे सके जहां पे बिजली, पानी, सड़क, गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, सांप्रदायिकता, इस बारे में राजनेता वाकई सोचने का दिखावा न करें। तो मुझे लगता है साथियों, हमने जो कुछ भी कहा इस पे आप प्रतिक्रिया दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और समय समय पे हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।